प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित। आज के सेशन में हम लोग एक मिनी मॉक टेस्ट हल करने वाले हैं, जिसमें हमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग कुछ एक नए सेशन के पर आधारित सोच रहे थे, जो हम लोग एक मिनी मॉक टेस्ट हल करना है। और शायद भर आप लोगों का जो सिलेबस है वो शायद ख़त्म हो चुका होगा। और हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे जो पेपर आने वाले हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक आप लोगों के लिए एक मिनी मॉक टेस्ट ले आते हैं, जिसमें जो आप लोगों की गलतियां हैं वो भी सुधर सकती हैं। तो अगर ये आप लोगों को मिनी मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मिनी मॉक टेस्ट को लगा सकें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न दिया गया, कह रहा किसी संख्या को 61 से भाग देने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये चीज़ आप लोगों को बताया गया होगा। अब इसमें हमें पता करना है कि हमारा भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो हमें 61 से भाग देना है, तो हमारा क्या है, भाजक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक 61 गुणे भागफल हमारा कितना हो जाएगा, 27 और प्लस 32। शेषफल हमारा कितना है, 32। तो हम इसको यहाँ रखेंगे। अब इसको इसमें गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर कितना आएगा, तो गुणा करा लेंगे। देखिए, 7 एकड़ नाम 7 और 7 छंग 42। फिर इसमें 2 का गुणा कराएंगे, 2 एकड़ नाम 2 और 2 छंग 12। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 2 2 4 और 4 2 6 और 1। इसमें कितना जोड़ना है, शेषफल 32 है, तो 32 जोड़ देंगे। जब 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 6 और 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब हम दूसरे पर चलते हैं। अब देखिए, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, जिसमें हमें ये दिया गया है, कह रहा है कि यदि डी बराबर मासा 4872 है तो तब डी का मान ज्ञात करें। तो हमें यहाँ जो दिया गया है, क्या दिया गया है, मासा किसका ज्ञात करना है, 48, और किसका ज्ञात करना है, 72 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो 48 और 72 का जो मासा है वो कितना आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 और 72 की ऐसी संख्या लें जो पूरा पूरा कट जाए। देखिए, जब हम 48 और 72 का मासा लेंगे तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 48 का अलग खंड कर लेते हैं। तो यदि अगर 48 के अलग खंड करेंगे तो 48 के खंड अलग कैसे करेंगे, या फिर हम इसी में काट लेते हैं। देखिए, अगर हम इसी में काटेंगे तो कितना आएगा, ऐसी संख्या लें जो 48 भी कट जाए और 72 भी कट जाए। तो 12 से कट रही, तो 12 चौक 48 और 12 छंग 72। अब ऐसी संख्या लें जो ये दोनों कट जाएं उसी से, तो 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब ये जो संख्या जो बची है, कौन सी, 2 और 3 बची हैं, ये स्वयं से कटेंगे। 2 भी स्वयं से कटेगी 3 से, तो इनमें से कोई भी ऐसा कॉमन नहीं मिला। जैसे 4 और 6 में कॉमन क्या मिला था, 2। इसी तरह 48 और 72 में कॉमन क्या मिला था, 12। यदि अगर हम इन दोनों को देखें, तो हमारे इसकी संख्या गुणा कराएंगे तो संख्या गुणा कितना हो जाएगा। अगर हम संख्या गुणा कराएंगे तो कॉमन क्या क्या मिला, 12 और 2। अगर हम 12 और 2 का गुणा कराते हैं तो हमारा जो मासा हो जाएगा वो इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा, 24। तो अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। तो हमें बस यही काम करना था कि 48 और 72 का मासा कितना होता है, तो 48 और 72 का मासा 24 होता है। यही हमारे डी का हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ चुके होंगे आप कि एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को शून्य ज्ञात रहता है। तो शून्य ज्ञात करना है, देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं। शून्य जब ज्ञात करना है, शून्य जब इसको ज्ञात करेंगे तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें शून्य हम गिनेंगे। हमें ये चीज़ याद रखना है किस अक्ष पर है। यहाँ देखिए, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स, मतलब एक्स अक्ष पर हमें ज्ञात करना है कितने शून्य हो सकते हैं। ग्राफ दिए गए नीचे को पी एक्स के शून्य ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इसमें एक ये शून्य एक हो गया, एक ये, तो 2 बार टच कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। अगर इसको 3 बार टच करता तो 3 शून्य होते, अगर एक बार टच करता तो 1 शून्य होता, अगर 4 बार टच करता तो 4 शून्य होगा। यहाँ कितने बार एक सच को टच कर रहा है, 2 बार, तो 2 शून्य होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें हमें कह रहा है कि जांच कीजिए जांच कीजिए कि क्या ये निम्न दो घात समीकरण है। अब इसमें दो घात समीकरण हमें ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? दो घात समीकरण। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? दो घात समीकरण। अब देखिए पहला जो सवाल दिया है, पहले नंबर में सवाल क्या दिया गया है? x प्लस एक, एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर बराबर दिया गया है दो ब्रैकेट के अंदर x माइनस तीन, ये दिया गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो ये जो दिया गया है x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग एक प्लस टू ए बी मतलब टू एक्स हो जाएगा बराबर टू एक्स का इसमें गुणा करेंगे टू एक्स हो जाएगा और इसमें तीन में गुणा करेंगे दो तिहाई कितना हो जाएगा? छः। अब देखिए दो एक्स से दो एक्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे ये वाले। अब यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक, ये माइनस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस से बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस छः में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सात बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये क्या दो घात समीकरण है? तो दो घात समीकरण वो होते हैं ऐसे समीकरण जो चर राशि की घात कितनी हो? अधिकतम दो। वो कौन सी समीकरण कहलाते हैं? दो घात समीकरण कहलाते हैं। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो है, तो दो घात समीकरण कहलाएंगे। तो हमसे यही पूछा था कि दो घात समीकरण है कि नहीं, तो पहला दो घात समीकरण है। अब इसी तरह आप लोग दूसरे सवाल को भी हल करके कमेंट कीजिए कि क्या दो घात समीकरण है या नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवें नंबर पे ये कह रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, सारवंतर क्या होगा। तो देखिए प्रथम पद कैसे निकालेंगे? तो इसमें दिया क्या है? 5, 8, 11, 14 डाट डाट करके दिया गया है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। अगर हम डी निकालते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा? दूसरे पद को प्रथम पद से घटा देते हैं तो हमें कितना आ जाएगा? तो डी बराबर हमारे आ जाएंगे 8 में से 5 जाएंगे 3। मतलब 11 को भी अगर 8 से घटाएंगे तब भी पर 3 आएगा, 14 को भी 11 से घटाएंगे तब भी पर हमारे पास कितना आएगा? 3। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया? 5 और सारवंतर भी कितना आ गया? 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें कह रहा है बिंदुएं, देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या कह रहा है? बिंदुओं 8 कामा -2 और 3 कामा -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी ज्ञात करना। अब बीच की दूरी की ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ बिंदु दिए गए हैं। बिंदु मतलब मान लेते हैं ए बराबर क्या दिया गया? 8 कामा -2 दिया गया है। और बी के बिंदु क्या दिए गए हैं? बी के बिंदु दिए गए हैं 2 कामा सॉरी ये 3 है। कितना है? 3 कामा -6 दिया गया है। अब हम ये कहेंगे ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? y2 है। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बीच की दूरी का। तो ए बी बराबर क्या होता है? ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये हमें फार्मूला बताया गया। या हम ये कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल वर्ग, ये भी कह सकते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें, क्या हो सकता है? x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब देखिए इनको जब हल करेंगे तो x2 हमारा कितना दिया गया है? x2 हमारा 3 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 3। x2 हमारा कितना दिया गया है? x2 हमारा दिया गया है 3 माइनस x1 कितना दिया गया है? x1 8 दिया गया है, तो x1 क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, तो 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 कितना दिया गया है? y2 माइनस 6 दिया गया है। y2 कितना दिया गया है? -6 दिया गया है और माइनस y1 कितना दिया गया? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ये प्लस हो जाएंगे, 2 का होल वर्ग हो जाएंगे। अब देखिए इसको हल करिए तो क्या आएगा? अगर हम 3 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4 का वर्ग हो जाएगा। अब इनको 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा?
5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस का आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 16। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 में 6 जोड़ेंगे 11, हंसी लगे 1, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। या फिर हम इसको इकाई लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा बीच की दूरी, यही हमारे आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए ये त्रिभुज पर आधारित है। अब इसको त्रिभुज पर आधारित है ये सवाल। इसमें हमें कह रहा है, देखिए दिया क्या है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी जो है वो किसके समांतर है क्यू आर के। इसमें चित्र दिया गया है, जो एस टी है वो किसके समांतर है क्यू आर के, इसके समांतर है। कह रहा पी एस बटे एस क्यू बराबर कितने दिए 3/5। तो पी आर 28 है तो पी टी कितनी होगी। तो यदि अगर हम देखें, अगर एस टी ये जो दिया हुआ है एस टी किसके समांतर है क्यू आर के समांतर है। एस टी किसके समांतर है क्यू आर के समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी आर है, अगर हम ये निकालें इसकी पी आर जो दिया है समांतर हैं, तो अगर हम ये कहें पी आर वो किसके बराबर होगा, पी आर किसके बराबर होगा, पी आर बराबर होगा पी टी के। क्योंकि हमें प्रमेय में ये बताया गया है कि पी एस अपान एस क्यू किसके अपान है 3/5 के। तो पी टी अपान पी आर किसके बराबर होगा 28 के। तो अगर पी आर कितने की है 28 की है तो पी टी भी कितने की होगी 28 की होगी। ये चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि द्विपद प्रमेय में बताई जाती है, आधारभूत प्रमेयिका में ये बताया गया है कि पी एस अपान एस की तो पी टी अपान पी आर होगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगर ये एस टी किसके समांतर है क्यू आर के, तो जो पी टी होगी वो किसके बराबर होगी, जो पी टी होगी वो किसके बराबर होगी पी आर के बराबर होगी। ये चीज़ याद रखना। बस हमसे यही पूछा था, पी आर अगर 28 सेंटीमीटर है तो पी टी कितनी की होगी, पी टी भी हमारी 28 सेंटीमीटर की होगी। ये चीज़ याद रखना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो 8वां क्वेश्चन है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री में दिए गए हैं। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सवाल हैं, अब ये दिए गए हैं क्या है, इसमें कह रहा है यदि 15 काट ए किसके बराबर है 8 के। तो हम पहले यहाँ से काट ए का मान निकाल लेते हैं। तो काट ए बराबर क्या आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8/15। तो हमें किसका मान निकालना साइन ए का और सीक ए का। तो कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी एक त्रिभुज बना लें। देखिए अगर हम यहाँ त्रिभुज बनाते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं सी। क्योंकि हमें ए को क्या बनाना है न्यून कोण बनाना है और सी को क्या बनाना है 90 अंश रखना है। यहाँ त्रिभुज तो दिया नहीं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ए दिया तो इसलिए ए ले रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए समकोण के ठीक सामने भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और कर्ण के ठीक सामने भुजा लंब होती है, और ये नीचे वाली क्या होती है हमारी आधार होती है। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए काट थीटा बराबर होता क्या है लंब और कर्ण में। तो काट ए बराबर होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है। ये चीज़ हमें बताया गया है। अब बताइए इसको जब लिखेंगे तो कितना लिखा है 8/15। तो यहाँ लिखेंगे 8/15। 8 क्या हो गया हमारा आधार हो गया और 15 क्या हो गया लंब हो गया। तो यहाँ हम दर्शाएंगे लंब कितना है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 15, और आधार कितना हमारा आधार 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालना है कर्ण। जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का नाम क्या है बी ए, तो यहाँ लिखेंगे बी ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग लिखेंगे प्लस सी ए का वर्ग। अब देखिए यहाँ
हमें बी ए तो दिया नहीं है, तो बी ए का वर्ग की जगह पर बी ए का वर्ग लिखेंगे। बी सी कितना दिया है, तो बी सी हमें दिया 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 का वर्ग। और हमें सी ए कितना दिया, 8 है, तो 8 का वर्ग लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ए बराबर बी ए का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बी ए का वर्ग बराबर बी ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 289, अगर जोड़ेंगे तो। अब बताओ, इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या चल जाएगा, अंडर रूट। तो 289 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 17 का। किसका है वर्गमूल, 17 का वर्गमूल है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा बी ए है वो कितना आया, 17 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना क्या था, किसका किसका, साइन और सेक का निकालना था। किसका निकालना था, साइन और सेक का निकालना था। तो अगर हम साइन ए बराबर लिख रहे हैं तो साइन ए बराबर क्या होता है, लम्ब बटे कर्ण। अब हमें पता करना है लम्ब हमारा कितना है, तो लम्ब हमारा है 15। लम्ब हमारा कितना है 15, तो हम यहाँ 15 लिख सकते हैं। बटे कर्ण कितना है हमारा, तो कर्ण हमने कितना निकाला है 17, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 17 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमें सेक ए का मान निकालना है। किसका निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब बताओ कर्ण का कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 17 और आधार कितना दिया 8। तो यहाँ लिखेंगे 17 बटे 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, इसमें कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर √3। क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर √3 दिया। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब ढूंढेंगे कि जो कास है वो कास में √3 किसका मान होता है, √3 बटे 2। तो किसका मान होता है, तो कास में √3 बटे 2 किसका मान होता है, तो हम ये कहेंगे कि कास 30 का मान होता है। कास से कास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 3 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 30 के। हमसे यहाँ जो पूछा है वो थीटा का मान पूछा, किसका मान पूछा है, थीटा का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश बटे 3, काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 अंश आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना आएगा 10 अंश आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है जिसमें हमें कह रहा है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कह रहा एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 का गुणज होगा। अब हमने एक पासे को उछाला, हम ये कह सकते हैं कि पासे में जो अंक होते हैं, पासे में जो अंक होते हैं, जैसे डी बराबर अगर हम देखेंगे पासा 28 मतलब 1 2 3 4 5 6, कितने अंक होते हैं 6। हमसे ये कह रहा है कि 3 का गुणज देखो, तो 3 का गुणज कौन हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं, 3 का जो गुणज है, 3 का गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 का गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और कौन हो सकता है 6 हो सकता है। हमसे यही पूछा है कि 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तीन के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल तो हमें संख्या पता है कितनी है डाइस में,
6 है, मतलब पासे में कितनी 6 है। और आ कितने रहे हैं 3 के गुणज 2 आ रहे हैं, तो 2 बटे कितना हो गया 6, काटोगे तो 2 एक नम 2, 2 त्या ही 6, तो कितना आ जाएगा 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें यही पूछा था कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर 3 का गुणज है, 3 का गुणज 3 भी हो सकता है 6 हो सकता है। तो हमारा जो प्रायिकता है वो कितनी आएगी, 2/6 आएगी, अर्थात 1/3 कह सकते हैं। तो हमने आज केवल इस मिनी मॉक टेस्ट में 10 ही क्वेश्चन किए, ज़्यादातर सभी चैप्टर से थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कल के सेशन में भी मिनी मॉक टेस्ट के 10 ही सवाल रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मिनी मॉक टेस्ट को लगा सकें। और कैसा रहा मिनी मॉक टेस्ट इसको कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू।